जिला एवं सत्र न्यायालय महाराजगंज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृपया करके जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं, करीब 5 वीडियो इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं। इसमें सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, क्योंकि राजकेश्वर सिंह सबूत के साथ ये सब दिखा रहा है। और यही जो लोक सेवक है, 4 लोक सेवकों से राजकेश्वर सिंह लड़ा है और सब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या। 15 यूपी अब तक जारी हुआ है, 15वां जन सुनवाई भी जारी हुआ, सब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या। और यही सब बलात्कारी साजिशकर्ता रिश्वतखोर है। और सबसे सबूत है कि ये 164 का बयान जो सिविल जज के सामने गिरजा देवी 16 दिसंबर 2020 को दिया था, बिल्कुल सही हुआ था। और जो बता रहा हूं कि डीएनए परीक्षण रिपोर्ट जो ये प्रदीप गुप्ता ने माननीय न्यायालय का अवहेलना किया, और शुरू से 23 अक्टूबर 2020 का ये प्रदीप गुप्ता का रिपोर्ट भी देख लीजिए, क्योंकि शुरू से ये इस मामले को, बलात्कार दुष्कर्म मामले को दबाने का काम किया, सरकार के इशारों पे ये काम किया है। और सरकार ने इसको डीआईजी बना दिया है, कानपुर में प्रमोशन कर दिया है। तो राजकेश्वर सिंह इसको सजा मिलना चाहिए। और राजकेश्वर सिंह इन बलात्कारी साजिशकर्ताओं और रिश्वतखोर ये पूरी पुलिस को फांसी का मांग करता है। और सब वीडियो में अभी बता रहा हूं कि ये जो गिरजा देवी है, जो मेरी पत्नी है, वो मुकदमा दर्ज होने के पहले फूलन देवी जैसा डाकू बनना नहीं चाहती थी। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगिया उर्फ सुगा सरकार ने, इसको बता रहा हूँ, रंडी महिला पुलिसिया मिली भगत से बना दिया है। और राजकेश्वर सिंह की पत्नी राजकेश्वर सिंह का लिंग का नस काट चुकी है। मुकदमा दर्ज होने के पहले सब कुछ आप बीती बताई थी। और ये जो प्रदीप गुप्ता है, इसको गाली भी देता हूँ, माधरचोद कहता है, इसलिए क्योंकि इसकी चोरी तो मैं सर्वयाम पकड़ लिया हूँ। ये डीएनए जांच जो गिरजा देवी का माननीय न्यायालय का अवहेलना करके गिरजा देवी का दुष्कर्म मामले में अपनी मनमानी तरीके से डीएनए जांच करा है, तो इसकी चोरी तो पकड़ लिया। और ये प्रदीप गुप्ता का 23 अक्टूबर 2020 का रिपोर्ट भी देख लीजिए, शुरू से इस मामले को दबाने का काम किया है। तो जो राजकेश्वर सिंह माननीय जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर 156(3) की 45/737/2024 FIR दर्ज किया जाए, तो राजकेश्वर सिंह माननीय न्यायालय से जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज से अपील करता है, राजकेश्वर सिंह को घर के बाहर बारीगांव जब तक विवेचना चलेगा तब तक बता रहा हूँ कि पीएससी लगाया जाए। बारीगांव में पीएससी लगाने की अगर किसी तरह भी बता रहा हूँ, अगर जमानत देने का प्रावधान आएगा, जमानत अगर दिया जाता है FIR दर्ज करने 737/2017 पर, तो हर हाल में बारीगांव में पीएससी लगाने की राजकेश्वर सिंह का मांग करता है। राजकेश्वर सिंह बारीगांव जब तक पुलिस विवेचना 156(3) के पत्रावली 737/2024 पर कराई जाए, तब तक बारीगांव में पीएससी तैनात कर दिया जाए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह का जान माल का खतरा है। और राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चों की जान माल का खतरा है। तो राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि राजकेश्वर सिंह बलात्कारी दुष्कर्म मामले में सन 2018 से परेशान है और मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। राजकेश्वर सिंह प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा, मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है और मोदी योगी सरकार भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देख लीजिएगा। देखिए, 9 जून 2025 दिन मंगलवार को एक गिरजा देवी मेरे घर पर कुछ आतंकवादी मारने आई है। ये सब वीडियो रिकॉर्ड करिए, ये सब कुछ लोगों को मारने आई है और मैं घर में छिप के किसी तरह बच रहा, जान बचा रहा हूँ। और हितेश को भी लाई है। इसके साथ ये 2-3 लोग अज्ञात लोग हैं जिसका नाम पता नहीं मालूम है। और मेरे को बार बार मेरा दरवाजा तोड़ने का ये सब किसी तरह लगा कर बचा हूँ साथियों। और एक गिरजा देवी जो रंडी महिला बन गई, भारत के लोकतंत्र में कुत्ता व सुअर सरकार में, इस वीडियो को शेयर करिए और राजकेश्वर सिंह को रिहा दिलाए। मैं अभी किसी तरह साथियों इस तरह हुआ हूँ। और ये भी ये जो है, देखिए इसका रिकॉर्ड करिए, ये जो है ये मेरे को मारने पर आया है। और ये सब बिना किसी नोटिस है, बिना किसी पुलिस के। और ये भी आई है, ये देखिए। और ये जो संगीता देवी है, ये भी आई है, देखिए। और सब गाली दे रहा है, मेरा घर तोड़ने को उतार। आज ये 9 जून 2025 दिन मंगलवार का वीडियो, संगीता देवी जो 164 का बयान में जिक्र है, ये भी आई है मारने को मेरे। और ये सब अज्ञात लोग हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। यही है जो संगीता देवी 164 के बयान में जो गिरजा देवी जिक्र की है, और ये गाली दे रही है। ये देखिए, ये संगीता देवी। और ये मेरे को 164 के बयान में ये जो शौच के बहाने ले गई थी और उस गिरजा देवी का बलात्कार कराया था। और आज मेरे घर पर फिर से 9 जून 2025 दिन मंगलवार को मैं किसी तरह बच रहा हूँ। ये मेरा फाटक तोड़कर, ये देखिए मेरा फाटक तोड़कर मारने का है। ये मेरा फाटक भी तोड़ दिया साथियों किसी तरह। और मेरा फाटक तोड़ दिए हैं सब। और मेरे को ये देखिए, आज ये 9 जून 2025 दिन मंगलवार का वीडियो कॉल मेरा क्रिमिनल रिवीजन का तारीख है। सब जज कलेक्टर सब मिले हुए हैं, एसपी मिला हुआ है। ये 9
जून 2025 का ये वीडियो मेरा फाटक भी तोड़ दिया साथियों। ये सब वीडियो शेयर करिएगा। और ये देखिए आज 9 जून 2025 दिन मंगलवार को मेरे को मारने पर जान से मैं किसी तरह हाथ धोया और लड़का हितेश कुमार सिंह ले आए और पूरा गांव तमाशा देख रहा है। कौन गवाही देगा? उसको गवाही कौन तो दे तैयार रहे। और इसको जो रिवीजन है उसका मैं अपने घर से ये वीडियो बना रहा हूँ साथियों। ये जो अज्ञात कुछ लोग हैं मेरे साथ मारने को और ये देखिए आ रही है। देखिए ये देखिए ये जो ये संगीता ये 64 का बयान जो जिक्र है जो 16 दिसंबर 2020 का जो गिरजा देवी ने जज के सामने 164 का बयान जिक्र है, यही है संगीता देवी। और ये देखिए मेरा फाटक तोड़ दिया सब। मेरा फाटक ये देखिए मेरा फाटक टूट गया है। मेरा फाटक टूट गया साथियों। मेरे को ये मेरे फाटक तोड़ दिए हैं। ये देखिए सब देखिए ये फाटक तोड़ दिए। ये देखिए ये देखिए ये हितेश कुमार सिंह के वीडियो लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो को शेयर करिए। और ये मेरा 9 जून 2025 दिन मंगलवार के ये सुबह का करीब 9 बजे का वीडियो बन रहा है साथियों। करीब 9 बजे इतने लोग पूरा गांव तमाशा देख रहे हैं। इस राजकेश्वर सिंह का ये घर है साथियों, दिखा रहा हूँ। ये सब लड़का हितेश कुमार सिंह को भी अपने तरफ मिला लिया है संगीता। और मेरे नाम पर 3 बेटियों का लाद दिया है। आस्था आरती अनुष्का को मेरे नाम पर सभी बेटियों का। ये 9 जून 2025 दिन मंगलवार का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे घर पर आतंकवादी हमला हुआ है और ये सब आतंकवादी मेरे को मारने जान से मारने के लिए आए हैं। सब पुलिस का मिली भगत है। ये जो कुशीनगर का एसपी है और देखिए ये दोनों लोग हैं संगीता गिरजा देवी दोनों। मेरा फाटक तोड़ दिया गया। मेरा फाटक सम्मन नोटिस नहीं आ रहा है। ये देखिए ये सम्मन नोटिस देखिए ये मेरे पर ये सब सम्मन नोटिस भी आ रहा है। ये सब पूरा दुनिया तमाशा देख रहा है। सम्मन दोस्त देखिए सम्मन ये सब देखिए मैं बच रहा हूँ। और ये मेरे को ये सब ये देखिए सब कैसे मेरे घर में कैसे घर में ये देखिए ये सब मेरे घर में मेरे को मारने को उतारू हैं। ये देखिए देखिए ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये गिरजा देवी आ रही है। ये लाइव वीडियो देख लीजिए। तब क्यों नहीं खर्चा लेने का कोर्ट में खाने के लेते? देखिए अच्छा जो जब तलाक देनी है तलाक देने जाके चाहिए। देखिए आखिर में जब तलाक दिया तो कोर्ट में जाना चाहिए ना। कहा कोर्ट में गई है जब तलाक दिले वाले कोर्ट में जाना चाहिए। कैसे बुढ़ा जी देखिए ये सब चढ़ा के फीस भेजे हैं सब। ये मार कर रही है। ये गिरजा देवी है मेरी पत्नी आई है। इसको तलाक में नहीं गए जो हटा देखिए ये बच्चों का ये तो करीक्षा में तलाक दिया ना तो कहने के लिए खर्चा मांगे। देखिए ये आई है गिरजा देवी। ये कहीं दे जो फाड़ के ले जो फाड़ के ले जाओ ना वो हम ले जाओ हम जो ले जाओ। देखिए हाँ ले देखिए ये बैनर ले जा रही है। देखिए हाँ देखिए बैनर ले जाओ। हाँ ले ले जाओ। देखिए हाँ ठीक है। देखिए ये धरना स्थल पर 15वें दिन एक गिरजा देवी आई है और पुलिसिया मिली भगत है। ये जो सुमेंद्र मीणा है साथियों इसको भेजा हुआ चढ़ाकर और ये जो धरना स्थल पर आकर मेरा सब बैनर ले गई है। और सुमेंद्र मीणा ये मेरे को इसी से गिरजा देवी से मरवाना चाहता है साला। और उस सुमेंद्र मीणा को तत्काल बर्खास्त कर दे जिला प्रशासन। क्योंकि ये तलाक 15 जो 12 जनवरी 2023 तलाक की किसी भी तारीख पर नहीं गई है और सब बैनर ये गिरजा देवी ले गई है। ये जो पुलिसिया मिली भगत है सुमेंद्र मीणा का ये गंदे चाल है। और राजकेश्वर सिंह का धरना 15वें दिन भी जारी है और 15वां दिन का ये सुबह जो गिरजा देवी
जो मेरी पत्नी थी, इसको पुलिस वाले ने जो माधरचोद एसपी प्रदीप गुप्ता और जो ये सुमेंद्र मीणा जिला महाराजगंज का वर्तमान एसपी इसको चढ़ा कर भेजा है और ये सब बैनर ले गया साथियों। तो ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम आज धरने का 12वां दिन है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी हम लोगों का हाल चाल लेने बारी गांव नहीं आया। महाराजगंज का एसपी तो बिका हुआ है बलात्कारियों से, वह क्या आएगा, उसको तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी है जिला मजिस्ट्रेट, डीएम साहब या अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वो भी लोग धरना स्थल पर यानी बारी गांव स्थित आवास पर पीड़िता के धरना स्थल पर कोई नहीं पहुंचा है। शर्म की बात है। एक दुष्कर्म पीड़िता आज 12वें दिन से धरना दे रही है और महाराजगंज के वरिष्ठ अधिकारियों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये त्रिपुरा ब्रह्मनुर बारी गांव स्थित आवास दुष्कर्म पीड़िता के दिव्यांगपति राजकेश्वर सिंह धरने के 12वें दिन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं धरने पे बैठी दुष्कर्म पीड़िता घर के बाहर अपने बच्चों को जो भी कुछ है उसके पास रुका सूखा उसको खिला के अपना धरना जारी रख रही है। लेकिन महाराजगंज के उस जिला मजिस्ट्रेट के कान में क्यों नहीं रेंग रहा है और जो सुप्रीम पुलिस यानी एसपी वो तो बलात्कारियों से बिका हुआ है। ऐसे एसपी को तुरंत जेल भेजना चाहिए। हाँ, सरकार के इशारे पे ये लोग काम करते हैं। सरकार इसको सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन राजकेश्वर सिंह इसको सस्पेंड होने नहीं देगा। राजकेश्वर सिंह ने पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र लिख चुका है एफआईआर दर्ज करने का। हमने जिला मुख्यालय में जब धरने पे बैठे थे, हमने उसी दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस महानिदेशक लखनऊ को पत्र संबोधित किया था और उसमें लिखा था कि महाराजगंज का जो एसपी है और जो पुलिसकर्मी हैं वो बलात्कारियों से मिले हुए हैं। ऐसे एसओ और ऐसे महाराजगंज के एसपी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जो भी हमारा चार्जशीट कोर्ट में पुटअप हो और सभी दुष्कर्म आरोपियों और साजिशकर्ताओं को जेल भेजा जाए। पीड़िता का निरंतर धरना जारी रहेगा, क्योंकि पीड़िता ने अपने घटनाक्रम के आधार पे दिशा बिल कानून मांग करती है मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी तेरा नारा है बेटी बचाओ। एक दुष्कर्म पीड़िता ने बेटी बचाया है, उसका दिव्यांग पति ने बेटी बचाया है। इसलिए जब तक दिशा बिल कानून भारतीय संसद से पास नहीं कराओगे, तब तक एक अनिश्चितकालीन धरना बंद होने वाला नहीं है, स्थगित होने वाला नहीं है। इसमें देवी शक्ति आ रही है, इसमें आदि शक्ति भवानी की शक्ति आ रही है और माँ सरस्वती जी को, जो माँ सरस्वती जी का जो लेखनी है वो हमारी दया दृष्टि दिखा रही हैं और हम सभी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को माँ सरस्वती जी की कृपा से जेल भेजने का काम करेंगे।
धरने के 12वें दिन आज दिव्यांग राजकेश्वर सिंह पीड़िता का पति धरने को संबोधित करते हुए मीडिया कर्मी को बताना चाहता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे डीएम से आप लोग पूछताछ करिए। उस सुप्रीम पुलिस यानी बिकाऊ बलात्कारियों से बिका हुआ महाराजगंज का एसपी से पूछताछ करिए और उसको जिले से बाहर निकलने मत दीजिएगा, उसको जिले में रहना पड़ेगा क्योंकि सरकार चाहेगी कि इसका कलई खुलेगा, इसको सस्पेंड करेगी, लेकिन सरकार इसको सस्पेंड नहीं करेगी। राजकेश्वर सिंह और पीड़िता ने महाराजगंज के एसपी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है और इनके ऊपर पूरा एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बहन फूलन देवी जैसा डाकू बनना नहीं चाहती हूँ। मैं कानून से न्याय व इंसाफ चाहती हूँ। मुझे इंसाफ दिलाओ। इंसाफ अगर सरकार मुझे इंसाफ नहीं दे सकती तो मुझे मृत्यु दे। मैं पति के साथ पापिन बनकर कैसे रह सकती हूँ। यह लड़की जो आप लोग देख रहे हैं, यह कुत्ता, कमीना, दरिंदा, अय्याश, बलात्कारी घनश्याम जायसवाल के पाप का निशानी है। इस बच्ची से मेरे पति का कोई भी मेल नहीं है, फिर भी बच्चियां देवी का रूप मानकर अपना नाम दिए हैं। घनश्याम जायसवाल के ब्लैकमेल वीडियो जो मेरी जेठानी संगीता चुड़ैल ने बनवाया था एवं बच्चों के जान माल के खातिर अपने पति से गर्भ ठहरने पर बार बार झूठ बोली। डिलीवरी समय तक भी मेरे पति सच्चाई पूछते रहे, लेकिन मैं डरी सहमी थी। कमीना घनश्याम जायसवाल मुझे आपत्तिजनक वीडियो एवं चाकू से डराता था और जेठानियां भी धमकी देती थी। मेरी जेठानी संगीता, रंभा व देवरानी सुनीता ने मेरे पति के हिस्से का जमीन कुछ पैसे देकर छल कपट से बैनामा अपने नाम मौके का फायदा उठाकर करवा लिया और मेरा छोटा देवर संतोष घनश्याम का जमीन पाकर बचाव कर रहा है। कई दरिंदे मेरे साथ घिनौनी हरकत किए। सुनिए मेरी दर्दनाक भरी सच्चाई घटना। मैं साफ साफ अपने पति एवं सामाजिक लोगों से बता रही हूँ। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पिता का स्वर्गवास
हो गया। बचपन में मेरे पैर में चोट लगा था, लेकिन मेरी माँ के पास सरकारी नौकरी होते हुए भी दवा नहीं कराई और मेरा भाई जैसे मेरे ऊपर अत्याचार करता था और मारता पीटता था। मैं जब अपनी माँ से कहती थी कि मेरा बड़ा भाई मुझे मार रहा है, तो मेरी माँ मुझे डांटती थी और उसे नहीं बोलती थी। मेरे पैर में जब दर्द होता था तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि दवा कराओ, और मुझे दर्द की दवा देकर सुला देती थी, फिर दर्द सही हो जाता था। जब लोगों को कहने पर माँ दवा कराने की कोशिश करती थी तो मेरा बड़ा भाई और भाभी दोनों लोग मिलकर कहते थे इतना पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग दवा नहीं कराएंगे। जब मेरी माँ कहीं से किसी तरह पैसा लेकर आती थी और बता देती थी कि मैं जा रही हूँ इसका इलाज कराने, तो मेरा बड़ा भाई कहता था कि उसमें से आधा पैसा मुझे दे, आधा पैसा उसे ले जा इलाज कराने। इलाज कराने ले जाती थी, 1 महीने तक, 15 दिनों तक, 10 दिनों तक दवा कराती थी। इसके बाद मैं जब कहती थी फिर चलो, डॉक्टर ने बुलाया है इलाज के लिए, तो माँ कहती थी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं ले जाऊंगी। और भाई भाभी दोनों लोग मिलकर मेरे साथ हमेशा अत्याचार करते थे। मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी, वहाँ पर भी 10 रुपये फीस के लिए भी नहीं मिल पा रहे थे, काफी भी नहीं मिल पा रहे थे। मैं किसी तरह वहाँ पर पढ़ रही थी। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तब अभी छोटी थी, मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता था, मेरे साथ छेड़छाड़ भी करता था। और मैं जब रात को शोर करती थी तो मेरी माँ दौड़ कर आती थी तो वो भाग जाता था, उसे डांटती थी। और जब मैं चिल्लाती थी तो मेरी माँ कहती थी शोर मत कर, सो जा, चला गया। तो मैं सो जाती थी। ऐसे अत्याचार करते रहे लोग। और जब मेरे भाभी, मैं 10वीं क्लास का परीक्षा दे रही थी तो मेरी भाभी मुझे लालटेन जलाने नहीं देती थी, पढ़ने नहीं देती थी। उसी समय किसी तरह मेरी शादी तय हुआ। जो शादी तय हुआ मेरे पति बहुत अच्छे थे। मुझे देखे, मेरा पैर भी देखे। पहले तो मेरी माँ मेरी पैर छिपा रही थी, मुझे बार बार कहती थी बताना नहीं, बताना नहीं। और मैं बताए हुए मैं शादी नहीं करूँगी, तो वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे लोग ताने मारेंगे, खदेड़ देंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिर मेरे पति मुझे देखने आए। वहाँ पर मैंने अपना पैर दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि तुम साइकिल चलाती हो?
मैंने कहा हाँ चला लेती हूँ, साइकिल चला के देखा, पूछे कि तुम चल लेती हो? मैं बोले हाँ चल लेती हूँ, तो चल कर भी दिखाई। तब मैंने कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पति फोटो भेजे और कहे कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो मेरी माँ लगी तरह तरह के बातें करने, अगर यहाँ नहीं शादी करते हो तो आप 5 किलोमीटर एरिया में से दूर ही शादी करना है। मेरे पति फिर 8 दिनों बाद संदेशा भेजे कि मेरे मम्मी को बुलाए और कहे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर गई, मेरी मम्मी बातचीत हुआ, मेरी शादी तय हो गई। कुछ दिनों बाद मेरा भाई और भाभी अत्याचार करते रहे, शादी भी सही से नहीं करने दिए, ना ही न्योता भी दिए, ना किसी को खिलाए, ना किसी को कुछ भी नहीं दिए, और हमको भी कुछ नहीं दिए, और मेरे पति को भी कुछ नहीं दिए। पैसा देना था, उन लोगों ने 1000 रुपया सिर्फ दिया। फिर बाद में मेरे भाई बोले कि मैं आपको कुछ पैसा धीरे धीरे करके दूँगा। तो मेरे पति बोले नहीं, मैं धीरे धीरे नहीं दूँगा, मुझे चाहिए। तो एक बार ले गए, बहुत कहते सुनने पर इन लोगों ने पैसे दिए, पैसे भी नहीं दे रहे थे, बार बार इनकार कर रहे थे, किसी तरह इसकी शादी हो जाए, यहाँ से चली जाए। फिर मेरी शादी कानपुर विकलांग एसोसिएशन कमेटी में हुआ। वहाँ से मैं शादी करके आई। मेरे पति बोले मेरे यहाँ से विदाई हो चुकी है, मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। मेरी माँ बोली मैं वैसे नहीं जाने दूँगी, मुझे जो लेना देना वही रखती दूँगी। फिर मेरे पति बोले कि मुझे सामान नहीं चाहिए, आप उसके पैर का इलाज कराओ। उसने कहा ठीक है, मैं कराऊंगी, जितना पैसा लगेगा मैं उतना दवा कराऊंगी। फिर मेरे पति कहे पैसे दीजिए दवा कराने के लिए, आप जो कही थी। फिर मेरी माँ एक बार पैसा दी, 1 महीने दवाई हुआ। उसके बाद वो पैसा नहीं दी। किसी तरह मेरे पति 2 महीने तक ले जाकर पैसे जुटा कर दवा कराते थे। एक बार उन्होंने मुझे दिखाई में मोबाइल व गिफ्ट दिए, अंगूठी दिए थे। उनके पास पैसा नहीं हो पाया, बोले कि तुम अपनी जो मैं दिया था अंगूठी इसको लेकर आओ, मैं उसे बेचकर दवा कराऊंगा। पर बात तो ये थी कि मेरी अंगूठी और
मेरी अंगूठी और चांदी का पायल घड़ी मेरी भाभी ने चुरा ली थी। वो भी घर में से चुरा ली थी, मैं बाहर नहीं रखी थी। मैं अपने पति को बताने वाली थी, मेरी माँ कहने लगी बताना नहीं, मैं तुझे खरीद कर दे दूँगी। मैं कहते रह गई माँ यहाँ की नहीं है, उनकी सामान है, तुम इसे खरीद दो। मगर वो नहीं खरीदी। मैंने कहा अंगूठी लेकर आओ, वहाँ तक मैं उनसे झूठ बोली। मैं कानपुर तक गई, फिर भी उनसे बताई नहीं, मैं अंगूठी नहीं लेकर आई हूँ, मैं झूठ बोली थी। तो उन्होंने कहा 2 अंगूठी में बेचकर तुम्हें दवा कराऊंगा। तब जाकर मैं उनसे कही कि मैं जो मंगलसूत्र पानी हूँ उसे बेचकर दवा करा दीजिए, अंगूठी गुम हो गया। उन्होंने मुझे बहुत बोला, अरे तू पहले बताई होती तो मैं मंगलसूत्र नहीं बेचता, मैं घर से किसी तरह पैसे का इंतजाम करके लाता, तो क्यों नहीं पहले बताई। उसमें भी मेरी बहुत गलती है, उनसे नहीं बता सकी, वो मुझे माफ करे। फिर मैं 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल से आई के रूम पे। वो मनकापुर में रहते थे, ITI अप्रेंटिस की तैयारी कर रहे थे। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पैर का ऑपरेशन होगा, 10-20 हज़ार रुपये खर्चा आएंगे और तुम्हारा पैर सही हो जाएगा। वहाँ पर डॉक्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसे तुम भर्ती कर दो और जाओ पैसे लेकर आओ, पर मेरे पति बोले नहीं, मैं बहुत दूर के रहने वाला हूँ, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मुझे बहुत मांगते थे, अपने रूम पर लेकर आए। मैं अपने मम्मी से कही फोन करके, मम्मी इतने 10,000-20 हज़ार रुपये लगेंगे, आप मुझे दे दो, मेरे पैर सही हो जाएंगे। मम्मी बोली अच्छा ठीक है, मैं अभी तेरे भाभी और भैया से पूछ के आती हूँ। थोड़ी देर बाद आई और बोली, किसी बगल वाली औरत ने कह दी तुम्हारी बेटी तुम्हारे काम नहीं आएगी, उसे पैसे मत दो। मेरी माँ बोली मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती। तब मेरे पति कहे देखो धोखा दे रही है, हमसे कही थी कि मैं जितना पैसा लगेगा उतना पैसा पैर का इलाज कराऊंगी, वो भी देख धोखा दे रही है। मेरे पति कहे ऐसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पैर का इलाज कराऊंगा, तुम अपने घर से चली आ और सोच ले। मैं तुम्हें जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास रह, तुम अपने मायके भी रह सकती है। अगर मेरे साथ आती है तो तुम्हारा मायका छूटेगा, अगर तुम अपनी मायके रहना चाहती हो तो मैं छूटूंगा। और तुम सोच लो, मैंने सोचा कि अब शादी हो जाने पर पति का घर ही अपना घर होता है। मैं वहाँ से चली गई, मैं माँ से कही माँ मैं जा रही हूँ। मेरे पति आए, वहाँ पर गई, मेरा भाई भी जानता था, भैया भाभी भी नहीं आए।
लोगों का तो खुशी था कि किसी तरह यहाँ से चली जाए। मैं वहाँ से चली आई। फिर मैं रात को आई। मेरी सास पूरा मान सम्मान की। सब लोगों ने मुझे बहुत माना और फिर रातों रात ही मेरे पति मेरे पैर का इलाज कराने कानपुर लेकर चले गए। फिर वहाँ पर इलाज करा के अपने रूम पे लाए। मैं वहाँ पे रहने लगी। फिर 6 महीने बाद वहाँ पर भी मेरे पति बार बार पूछे, सही सही बता, तेरे साथ कुछ भी नहीं तो हुआ। मैं झूठ बोल रही थी। फिर मैं गाँव आई। मेरी सास वहाँ पर आई थी, मुझे गाँव लेकर आई। तो यहाँ अपने ससुराल में रहने लगी। ससुराल में 2-3 महीने बाद मेरा घर बटोर गया और वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, मानते थे और मेरे पति भी मुझे बहुत मानते थे। मेरे घर वाले मायके वाले कभी भी कुछ नहीं पूछे। मैं वहाँ से आई तो 3 रखने का बात हुआ कि वो मेरे घर आए। मेरे भाई जैसे मेरे ससुर से कहे कि मैं 20 तारीख को आऊँगा और इसके पैर का इलाज कराने के लिए पैसे भी लेकर आऊँगा और इसे लेकर जाऊँगा। मेरे ससुर जी बोले ठीक है। 20 तारीख देखते देखते मेरा बड़ा भाई नहीं आया, पैसे दिया न आया। तो लोग वहाँ भी झूठ बोले, धोखा दिया। मैं वहाँ से नहीं गई। यहाँ पर मेरे ससुराल में सब लोग बहुत जाते थे और वहाँ से मेरे एक लड़का पैदा हुआ। वहाँ पर फिर भी लोग बहुत धूमधाम से उसका मनाए। चलो वहाँ पर सब लोग बहुत माने। फिर कुछ दिन बाद हम लोगों ने मेरी जेठानी संगीता देवी बार बार लगी झगड़ा करने। देवर और भसुर ट्रक चलाते थे। देवर नौकरी करते थे, मिलिट्री में थे। मेरे भी पति बहुत अप्रेंटिस किया और वो विकलांग थे, इसलिए बहुत दौड़ धूप किए, बहुत परिश्रम किए। इसके बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो रोड की ज़मीन है मैं वहीं रहूँगा और वहाँ पर दुकान करूँगा। तो मेरी जेठानी बोली मैं नहीं दूँगी। मेरे देवर तो किसी तरह का दे, ठीक है मैं दे रहा हूँ, लेकिन जेठानी नहीं दे रही थी। लोगों को कहने सुनने पर तैयार भी हुई। तभी मेरे पति बोले अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो ले लो, मैं गाँव में रह सकता हूँ। उन लोगों ने कहा गाँव में
घर बना हुआ वहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे, तू जा ले ले। तो ले लिए। फिर साल भर बाद हम लोग वहाँ पर गट्टर था, मेरे पति उसे माटी गिरा कर इसी तरह भरे और टीन से छा दिए। तब मेरा लड़का 2 साल का था, वहीं पर हम लोग रहने लगे। उसके बाद मेरे आसपास का पड़ोसी था, मैं बहुत बढ़िया से रहती थी, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद मैं गलत रास्ते चलने लगी। मेरे आसपास का एक आदमी था, उसका नाम विलास है। मैं जब गई डोल डाल के लिए तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा। मैं किसी तरह उधर से आई, मेरे पति से ऐसे ही सारे में बताई। मेरे पति पीछे कुछ किया है, पर मैंने वहाँ पर झूठ बोल दिया, नहीं कुछ नहीं किया है, मैंने सपने में देखा है। मेरे पति बोले कि बहुत हरामी है, उससे दूर रहना। और मेरी भी गलती है, मैं अगर नहीं चाहती तो मेरा शरीर कोई भी नहीं छूता। मेरे साथ लगा गलत करने, मैं नहीं बता पाई अपने पति से। फिर कुछ दिनों बाद उसने मेरा पीछा छोड़ा तो मेरी जेठानी मेरे पीछे पड़ गई और कहने लगी, मैं तुम्हें तो बर्बाद करके छोड़ूंगी। फिर पड़ोस का एक लड़का, उसका नाम घनश्याम जायसवाल था, उसने भी मुझे ब्लैकमेल करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा। और उसमें शामिल मेरी जेठानी भी थी। वो बार बार कहता था कि मेरी जेठानी और दोनों ने मिलकर वीडियो बनाए थे। जब मैं कहती थी कि मैं बता दूंगी अपने पति से, तो सब नहीं पाते थे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। मैं कुछ नहीं बता पा रही थी। जब भी तो दोस्त मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मैं कुछ नहीं बता पाई। मेरे पति ऊपरी शक्ति थी उनके ऊपर, मैं जो भी की तो सब जान गए, मुझे पूछते गए, हमेशा पूछते गए सच्चाई यह है, सच्चाई वो है। मैं झूठ बोलती रही, मैं झूठ बोलती रही। तो इसके नाम से गर्भ भर गया। और भी मेरे पति पूछे, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, बता कि कैसे हो गया। तब भी मैं भी सच्चाई नहीं बताई। फिर मेरे पति कुछ पैसे रखे थे, 500 रुपये चुरा लिया और सोचे दवा लाकर खा लूँगी। तो मेरी जेठानी दवा नहीं खाने की, दोनों को
लोगों ने नहीं खाने दिया और मुझे इस बच्चे को धरती पर लाने का दबाव दिए। फिर भी मेरे पति मेरे साथ गए, हॉस्पिटल लगे, मुझे इलाज कराए और अब इसका जन्म सही से मनाए। पीछे से लोग हंसते थे, मेरा साथ दिया। फिर उन्होंने बाद में मैं उनको बहुत गलत शब्द बोलने लगे, गाली भी देने लगे। तब उन्होंने कहा तो सच्चाई बताओ, फिर भी नहीं बताई। फिर भी कहे कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, झूठ नहीं है, तो किसे झूठ बोल रही है। फिर भी नहीं बताई। मैं बहुत के साथ भी गलत इंसाफ कर रही थी, मुझे जो नहीं करना चाहिए था। आज मुझे पछतावा आ रहा है। अगर मैं अपने पति की सब बात बताती होती तो मेरे पति मुझे मेरे साथ अत्याचारियों को सजा दिलाते, फिर भी उन्होंने जान गए। फिर थाने पर दरखास्त डाले उस लड़के के नाम से। थाने पर लड़का गया, घनश्याम जायसवाल गया। वहाँ पर मुझे जबरदस्ती से ये लोग चढ़ा दिए कि तुम अपने मायके चली जा, मायके चली जा। मैं वहाँ से अपने मायके चली गई। थाने से दरखास्त आया जांच में, तो मेरे मायके में घनश्याम जायसवाल, उसकी मम्मी और जेठानी गए थे। उन्होंने कहा देखना, सही मत बताना, नहीं तो मारे जाओगे। वहाँ पर गई तो मैं कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति मुझे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मेरे पति सही थे और मैं झूठी थी। उन्होंने 2-3 बार उस लड़के को थाने पर उठाया, मगर मैं इनके साथ गई भी नहीं सब के डर से। इन लोगों ने कहा था कि मैं मार दूँगा, पर मेरी गलती है। जियो तो सच्चाई से जियो, नहीं तो मर जाओ। आज मेरी ऐसी हालत है, मुझे चारों तरफ से धिक्कारा गया है। मेरे पति इतना जानकर भी एक बार अपने साथ दिल्ली लेकर आए, बहुत समझाए तुम ऐसी हरकत मत कर और बता दे सच्चाई, मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर भी मैं उनको नहीं बताई, बहुत समझाया। चलो ठीक है, बताओगी तो आपसे सही रास्ते पर रहो। फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं गाँव गई, फिर उसने मेरे पीछे रहना शुरू कर दिया। मैं रोक नहीं पाई, मैं बता पा रही थी। फिर 1-2 महीने 2-3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहरा, तो हमारे के जाकर दवा करा लिया और उसे साफ करा लिया। फिर 2 महीने बाद मेरे पति फिर मुझे दिल्ली लेकर आए और कहा सच्चाई बता, सच्चाई बता। मैं नहीं बता सकी, मैंने
नहीं बता पा रही थी। बहुत कोशिश की मैंने पर नहीं, मैं बताई मेरी गलती है, मुझे बता देना चाहिए। और एक महीने तक मैं किसी तरह दिल्ली में रही। फिर इन्होंने कहा चले गए कि मैं जा रहा हूँ सामान लाने के लिए, तुम यहीं पर आना, मेरी गलती है। मैं यहाँ से मैंने फोन किया, तुम नहीं सच्चाई बता रही हो, मैं आऊँगा, तुम्हें सच्चाई बताना पड़ेगा। मैं सोची मैं कैसे बताऊँगी। मैं यहाँ से अपने दोनों बच्चियों को लेकर चली गई अपने बहन के घर, जो बड़े जीजा के घर। यहाँ पर ये आए, बहुत ढूंढे, सबसे पूछताछ की, मेरी पत्नी और 2 बच्चियाँ वहाँ गई। आसपास के लोग कुछ नहीं जानते, तो बताएंगे क्या। 2-3 महीने बाद मैंने इनके मोबाइल पर मैसेज भेजा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं आपकी बिना जी नहीं सकती। वहाँ पर अपने पति के, जितना अपना पति प्यार दे सकता अपना कोई कहाँ दिया, वहाँ से मुझे ठेस पहुँचा। पति का घर ही अपना घर होता है। मैं बहुत गलत रास्ते पर चल चुकी थी। मैं सोची आज के बाद से ऐसे कोई गलत हरकत नहीं करेगी। ये भी समय है कि मैं सुधर पाऊंगी। वहाँ से मैसेज पढ़ के मेरे पति मुझे ढूंढते मेरी बहन के घर गए। और फिर मैं बीच में जब कुछ पैसे की ज़रूरत थी, मेरे पति बोले पैसे चाहिए। मैंने बोली कि मैं अपनी छोटी बहन के घर जा सकती हूँ, वहाँ पैसा मिल जाएगा। वहाँ पर मैं गई, मुझे पैसे दिए लोग, और मेरे छोटा जीजा महेंद्र मेरे साथ गलत हरकत किया। बोली आप क्या कर रहे हो? बोला कि पैसे ले चलो, पैसे दे रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं बताना। मैंने नहीं बताया। वहाँ पर भी मेरे साथ गलत हुआ। मेरे छोटा जीजा भी गलत किया, मेरे साथ जो जबरदस्ती किया, मेरा भाई भी गलत किया। ससुराल आई, यहाँ से दिल्ली से गई तो मेरे पति 2-3 महीने तक सब जान गए थे, मुझे खर्चा देना बंद कर दिया। तो मुझे समृद्धि पब्लिक बारीगांव स्कूल में घनश्याम जायसवाल ने दाई का काम लगाया। वहाँ पर 2000 दिन से थे, मैं किसी तरह एडजस्ट करती थी। स्कूल में भी एक कमीना घनश्याम जायसवाल हम लोगों को बताकर मेरे साथ स्कूल का प्रबंधक अपने वहाँ से गाँव का प्रबंधक मेरे साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत की। तभी मैं यहाँ पर अपने पति से कुछ सारे मैं बताई, मेरे पति बोले गलत तो नहीं करते तेरे साथ। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं मेरे साथ गलत नहीं होता है। तो फिर 1-2 महीने बाद उन्होंने कहा तो दाई के साथ दिल्ली चली आई। उसके बाद
बहुत कोशिश की, बता दे सच्चाई, बता दे सच्चाई, नहीं बताई। फिर 1 महीने दिल्ली रही, दिल्ली से गाँव चले गए, सामान लाए। मैं यहाँ से बोले कि मैं जब आऊँगा तुम्हें सच्चाई बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अपनी बच्ची को लेकर चली गई अपने बड़ी बहन के घर। वहाँ पर 3 महीना रही। 3 महीने में फोन नहीं की, 3 महीने बाद बीत गया। लोग लगे तरह तरह के बात करते, मुझे टेंशन आता कि पति का घर होता है। मैसेज भेजा फोन पर कि मैं कितना नहीं सकती। इन्होंने मुझे ढूंढ के फिर गए, वहाँ पर पूछे कि एक औरत आई है यहाँ पर। लोग बोले हाँ, 3 महीने से एक औरत यहाँ पर रह रही है। मैंने एक लड़की को भेजा, जाओ मेरी एक बड़ी लड़की है उसे लेकर आओ। लड़की आई, फिर इसके पापा आए तो लगी रोने, मैं नहीं जाती, नहीं जा पाई। फिर रास्ते में मेरे जीजा सब लगे गाली गलौज मारपीट करने। मारपीट लगे, सब पर गाड़ी डाल करके मेरे वहाँ आए। मेरी मम्मी कहने लगी सच्चाई मत बताना। मैं वहाँ पर भी उनके साथ रह दे पाई, फिर वहाँ से चले आऊँ। चले आए। फिर पुलिस वाला ने बाद में कहा तुम क्यों यहाँ पर इसको रखे हो, तुम फंस जाओगे, तुम ले जाओ इसको, मायके में छोड़ दो। मेरे बड़े जीजा बोले, वहाँ पर मेरे मामा जी बोले कि आप इसके अपने साथ ले जाइए। मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर चली आई। मैं यहाँ पर अपने मायके में आई। मायके में आई, मेरी भाभी मुझे और मेरी बच्चियों को खाना नहीं देती थी, अलग खाना बनाती थी। यहाँ पर मेरा सामान नहीं हुआ, किसी तरह मेरी माँ अलग खाना बना कर खिलाती थी। फिर मैंने दरख्वास्त डाला था, फिर पुलिस वाला आया ढूंढने। मेरी माँ कहने लगी कि अपने घर वहाँ पर जो जबरदस्ती दिए लोग तो जल्दी से ले जाओ, वहाँ मैरिज कराते हैं। पर मैं नहीं गई, मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं जाओगी तो जा अपने घर। मैं रहने लगी, 2-3 दिन बीत गए वहाँ पर रह रही थी। तो मेरे पति को पता चला कि आई और उन्होंने दौड़े दौड़े आए। तो दिल्ली से दौड़ कर गए कि कहाँ रहती होगी, मैंने तो घर में ताला लग गया है। फिर गई, मैं टीने में रहती थी, और जाके वहाँ पर हमने पूरा सच्चाई बताई। तब फिर ये अपने साथ मुझे दिल्ली लेकर आ गए और मुझे यहाँ आते 1 महीना हो गया है। मैं यहाँ पर आकर अपनी सच्चाई बताती हूँ। मैं किसी और की नहीं हूँ, कहाँ जाओ कहाँ नहीं खुद मालूम नहीं है। जैसे गंदी औरत कोई नहीं है। मेरे पति मुझे पनाह दे रहे हैं, रात चाहे देंगे, घर में देंगे।
जैसी औरत को धरती पर नहीं जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे चारों तरफ से ठुकराया गया है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। इस हाल में मेरे पति मेरे साथ दे रहे हैं, मेरी सच्चाई इनको बताती हूँ। इनके हाथों में है, मैं रहना चाहती हूँ। गलती कि मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर जो है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से दिव्यांग हैं अपनी पूरी फैमिली लेकर के। आइए जानते हैं क्या इनकी समस्या है और ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, आखिर इनकी समस्या क्या है। क्या समस्या है आपकी? साथियों नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ये बच्ची है, मेरे वाइफ के सामने ये बलात्कारी से पैदा हुई है। मैं बलात्कारियों से बेटी को बचाया है। 2018 में मैंने एसपी महाराजगंज को 29/8/2018 को जान माल के संदर्भ में, जब मैं ये घटना पूरी तरह जान गया कि मेरे साथ ऐसी दरिंदगी हुई मेरे घरवाले के साथ, मैंने घनश्याम जायसवाल के खिलाफ एसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद वहाँ का युधिष्ठिर दरोगा ने मेरे मैटर को लिया और बलात्कारियों से मिलकर उस बलात्कारी को 2018 से बचा रहा है। फिर से मेरी वाइफ 13/9/2019 को मैं और मेरी वाइफ गिरजा देवी दोनों लोग, हम लोग अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए। उसके बाद कहाँ दिए प्रार्थना पत्र? एसपी महाराजगंज उत्तर प्रदेश को। उसके बाद मैं कार्रवाई कोई नहीं हुआ, न तो उसको जन सुनवाई पर, वो तीनों प्रार्थना पत्र को जन सुनवाई पर नहीं डाला गया। मैं वहाँ से फिर से परिवार के साथ वहाँ से बलात्कारियों से, और जो गांव के भी जो हैं करीब 6 लोग हैं इसमें, और 3 महिलाएं भी हैं, कुल 9 लोग मान चलिए, कुल 9 लोग हैं। मैं उनसे बच के दिल्ली में करीब 1 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। 1 वर्ष से मैं पूरे लॉकडाउन में दिल्ली में रहा हूँ। मैंने 4/8/2020 को 4 स्पीड पोस्ट किया था। उसमें माननीय महाराजगंज के एसपी महोदय को, यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को, और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, तथा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को भी मैंने 4 स्पीड पोस्ट किया था। जब स्पीड पोस्ट एसपी महाराजगंज को मिला, उस समय के एसपी जी थे रोहित सिंह सजवान, जो महाराजगंज के जो मेरे स्पीड पोस्ट पर कार्रवाई चल रही थी, रोहित सिंह सजवान जी थे। उन्होंने जब मेरे प्रार्थना पत्र और मेरे कागजात, मेरे सब डॉक्यूमेंट को पढ़ा, 13/8/2020 को उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे डाल दिया, और उन्होंने घुगली पुलिस जिला महाराजगंज को आदेशित किया मेरे कार्रवाई करने को। घुगली पुलिस को हम लोग को डरा धमका, युधिष्ठिर दरोगा डरा धमकाया, और मेरी वाइफ को, गिरजा देवी को भी सादे पेपर पर हस्ताक्षर भी कराया था उनके बचाव में, बलात्कारियों के बचाव में। लेकिन 22/8/2020 को एक रिपोर्ट आख्या सबके मामला को निस्तारित कर देती है घुगली पुलिस। उसमें रिपोर्ट आख्या में लिखा है कि ये गांव वालों को धरने प्रदर्शन में फंसाना चाहता है और धरना प्रदर्शन का आदी है। मैंने फिर से उसमें फीडबैक लगा, उसमें मैंने लिखा भी था कि मेरी वाइफ गिरजा देवी जैसे गवाही देने को तैयार है, यह देखिए, प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर भी किया है। इसके बावजूद भी घुगली पुलिस बलात्कारियों को बचा रही है। मैंने जब मामला निस्तारित हो गया 26/8/2020 को मैंने फीडबैक लगाया, और फीडबैक में मैंने लिखा कि मेरी वाइफ गवाही देने को तैयार है, और मैंने प्रार्थना पत्र एसपी जी को कई बार दिया था। उसके बाद भी बलात्कारियों को घुगली पुलिस बचा रही है। तब और उसके बाद 13/8/2020 को कोई भी फोन कॉल आज तक घुगली पुलिस थाना, घुगली पुलिस जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश, कोई आज तक कोई नहीं किया। मैंने साफ लिखा हूँ इसमें अपने प्रार्थना पत्र, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं चालू रहता है। लेकिन जब मैं फीडबैक लगाया तो सीओ सदर जी का
नहीं, घुगली पुलिस का कोई रिपोर्ट एक्शन नहीं, वो फोन कॉल नहीं है। जो मैंने फीडबैक लगाया 26/8/2020 को, तो सीओ सदर जी ने मेरे पास फोन कॉल किया था 27 और 28 के बीच में। वो 28 तारीख को ही मैंने दोपहर तक फोन किए थे। अब सीओ जी मैंने ये फोन से बोले कि मैं सीओ बोल रहा हूँ सदर से, कि आपने जो फीडबैक लगाया उस पर बात हो रहा। तो मैंने सब बात बता दी, ठीक है। तो सीओ सदर जी ने 30/8 वो जो मेरा मैटर निस्तारित हो चुका था 30/8/2020 को उस संदर्भ को पुनर्जीवित कर दिया गया। जो रोहित सिंह सजवान डीएसपी थे उस संदर्भ को पुनर्जीवित कर दिए। अब आप क्या चाह रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कंप्लेंट्स दी? अब उसके बाद बता रहा हूँ, जब रोहित सिंह सजवान जी ने आदेशित किया कि उस फीस मैटर को उस पर दोबारा कार्रवाई करो, हुगली पुलिस का आदेश किया दोबारा करो, और उसमें समय था 6/9/2020। तो 6/9/2020 को कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं फिर से रिमाइंडर और फीडबैक भेजना चाहता, कोई फीडबैक नहीं हुआ। 7/9/2020 को हुगली पुलिस रिपोर्ट आख्या सौंपी, दूसरा रिपोर्ट आख्या, उसमें मेरे ऊपर शांति भंग लगा चालान काटा हुआ है। मैं दिल्ली में हूँ लेकिन चालान काट दिया है अपने बचाव में। मैं दिल्ली में हूँ, हाँ, और उसने न्यायालय में एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया कि जब भी मैं जाऊंगा दिल्ली महाराजगंज में मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दोगे। तो विकलांग राजकिशन जेल जाने से नहीं डरता है। 2014 में भी हुगली पुलिस ने शांति भंग में मेरे ऊपर चालान करके 5 दिन जेल में डाला था, ठीक है। विकलांग को क्या लड़ाई लड़ा? मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMEGP है, मैं ITI अप्रेंटिस होल्डर हूँ। पेंटर जन ट्रेड में मैंने उस पर बैंक से लोन मांग रहा था, उसमें जिला उद्योग केंद्र से सब कागज पूरा था, सब ओके हुआ था, मेरा वो ट्रेनिंग भी हो चुका था, लेकिन मैंने रिश्वत नहीं दिया। उस बैंक मैनेजर जो बैंक मैनेजर था उसमें SDM से मिलकर चालान काट के मुझे ही जेल भेज दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं क्या चाह रहे हैं, क्या है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस बलात्कारियों को बचाने वाली काम हो रही है वो आपको पता है बलात्कारी है कौन? बलात्कारी इसमें घनश्याम जायसवाल है, उसके बाद बिलास गौड़ है। क्या चीज? वो है कौन? बिलास, जो घनश्याम जायसवाल मेरे पड़ोसी है, वो मेरे बगल में रहता है और मैं 2016 से दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया जब आप कह रहे हो? उसको हुगली पुलिस ने 2-3 बार थाने पर उठाई है, पता नहीं क्या बात है। थाने के नाम ले रहे हो? क्या चीज? कौन है? घनश्याम जायसवाल है, बिलास गौड़, महेंद्र सिंह और जय सिंह, बाहरी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह और समृद्धि पब्लिक स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह, और कुछ घर की महिलाएं हैं सुनीता संगीता रंबा। ये लोग सब लोग मिलकर, मेरे पिताजी अनपढ़ गवार हैं और मेरा भाई आर्मी में है, संतोष कुमार सिंह, वो आर्मी का नौजवान है, सब लोग मिलकर बचा रहे हैं। और मेरे ऊपर इतना दबाव बनाए, मेरी घर वाले की इतनी दबाव बनाए कि अब मेरा घर वाले भी मेरा साथ छोड़ने को तैयार थी। जो हम लोग अग्नि फेरा लिया 7 वचन का, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं 7 वचन का फेरा लिया हूँ। मैं अपनी पत्नी को हर हाल में, क्योंकि जो फेरा का होता है, आज आप देख सकते हैं मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है, वो ये प्रण की है जब तक बलात्कारियों को सजा नहीं मिलेगा तब तक वो सिंदूर नहीं लगाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि वो द्रौपदी ने किया था जब उसका चीरहरण हुआ था, उन्होंने कहा लहू से, उसी तरह जब तक बलात्कारियों को फांसी नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये सिंदूर नहीं लगाएगी। और रही बात, मैं अब बताना चाहता हूँ, जो मेरे मैटर को 2 रिपोर्ट आख्या पर निस्तारित किया गया है, जब हाथरस कांड की घटना हो रही है उसी 28 और 29 में पीड़िता को जलाया जाता है। 28 और 29 रात में पेट्रोल डाल के पीड़िता को जलाया, उसी दिन मेरे मोबाइल पर शासन स्तर से यूपी गवर्नमेंट के जो शासन अधिकारी हैं, आज जंतर मंतर पर बैठा हूं कि जितने बलात्कारी दोषियों को सजा मिले, और तथा दिशा बिल कानून भारतीय संसद से मोदी जी पास कराए, क्योंकि मोदी जी नारा लगाए हैं बेटी बचाओ, तो बेटी बचाया है हमने। विकलांग राजकिशोर सिंह ने बेटी बलात्कारियों से बेटी बचाया है, और इस बलात्कारियों जो मैंने बचाया उसका सीख लेकर, क्योंकि हर जगह बेटियां लाचार है, बेटियों का रेप हो रहा है, मरी जा रही है। तो आपको नहीं पता था जब आपकी वाइफ के साथ ये चीज हुई, बलात्कार हुआ, तो उस समय आपकी वाइफ ने नहीं बताया? मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पिताजी ने मेरे मारा पीटा है इस घटना में, मेरे बेटा दबाव नहीं, इस मुंह को बंद रखने के। लेकिन नहीं, तो आपको आपकी वाइफ ने नहीं बताया था? अब बता रहा हूँ, इस बच्चे को लोग मारने के डरने को कर रहे थे, जान से खतरा था, और मेरे बताया जब ये घटना हो गई, डिलीवरी हो गई, तब मैं घटना को जाना, और तुरंत मैंने उसका, क्योंकि मेरे पास यह था, मैं जब दिल्ली में हूँ, बेटी पैदा हो रही है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो मैं तो सोचूंगा कैसे हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगा। आदमी बाहर है, मैं उसकी वाइफ जो कि पत्नी प्रेग्नेंट हो रही है, मैंने बार बार पूछा, इसको सजा भी दिला, मैंने अपनी पत्नी को इसने बहुत सजा दिया, लेकिन मेरे घर वाले मिल गए। मेरी जो संगीता सुनीता रंबा मेरे घर की महिलाएं हैं, इसको डराया धमकाया, इसको भी लोगों उल्टा सीधा कहे।
इसके सभी लोग मिलकर, हम उस समय बता रहा हूँ मेरा साथ ऊपर वाला था तभी मैं बचा, जिसका कोई नहीं तो मैंने भगवान को साक्षी माना। मैंने कहा सच्चाई और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज मेरी वाइफ मेरे साथ है और सब लोग जीवित हैं, लेकिन जो बलात्कारी हैं उनको घुगली पुलिस बार बार बचा रही है। तो मैं चाहता हूं कि घुगली पुलिस बलात्कारी पर कार्रवाई करे और मोदी जी और योगी जी से निवेदन है कि दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास कराएं, जो भारत की अन्य माँ बहन व बेटियों पर कोई बलात्कारी केस न हो। और हर दिशा बिल जब पास होगा, हर जिले से, हर राज्य से जब एक बलात्कारी फांसी पर लटकेगा 1 महीने में, तो निश्चित तौर पर वो डरेगा, उसका रूह कांपेगा और ये जो बलात्कारी वाली घटना होती है, जो मोदी जी का नारा होगा बेटी बचाओ, वो सार्थक हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बाहर चले हैं, उसकी वजह से वो घनश्याम जायसवाल है, वो मेरे घर में बार बार आता था। उसके मैं कितना चिल्लाती चीखती थी, मेरे लड़के उसको बार बार कहता था मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा अगर किसी से मुंह खोली तो। और मेरे घर वाले भी उसी का साथ दे रहे थे और मैं अकेली रहती थी घर में, मेरा घर थोड़ा दूर था और सब लोग उसी के साथ दे रहे थे। बार बार कहता था तेरे पति को मरवा दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा। इसलिए डर के मारे ना मैं अपने पति से कह पाती थी और ना ही थाने जाकर कह पाती थी। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ, मैं जब से अपने पति को बता दी सारी सच्चाई और मेरे पति अच्छे से मेरे साथ दे रहे हैं, मैं ये चाह रही हूँ उन सबको सजा हो, फांसी की सजा हो और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैं भीख मांग मांग के केस लड़ रही हूँ, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से अभी पीड़िता ने भी यही चीज बताई, जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा हो और वो पकड़े जाए। अभी तक उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। ये प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में एक लेटर भी दिया है कि इनकी सुनवाई हो और ये यही चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें फांसी की सजा की ये मांग कर रहे हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।